लास्ट लेक्चर पर कहाँ तक पढ़े थे हम लोग? लास्ट लेक्चर पर तो कम ही पढ़ा गया था ना, टेस्ट भी तो हुआ था। चलो अच्छा, प्रोटीन जो पढ़े थे 2 मिनट में देख लेते क्या है। तो एक तो प्रोटीन क्या था? पॉलीपेप्टाइड था। पॉली का मतलब ढेर सारे, पेप्टाइड का मतलब पेप्टाइड बांड। तो ढेर सारे पेप्टाइड बांड से क्या जुड़ा था? अमीनो एसिड। कितने टाइप के? 20 टाइप के। और उन 20 टाइप के अमीनो एसिड दो कैटेगरी में थे। एक कौन से थे? एसेंशियल, और दूसरे कौन से? नॉन एसेंशियल। क्या अंतर था? मेन अंतर क्या था? तो ऐसे कोई भी अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो सकते हैं, जिनके लिए हम लोग डाइटरी प्रोटीन पर डिपेंडेंट होते हैं, वो एसेंशियल। और जो हमारे शरीर में बन जाएं, जिसके लिए डाइटरी प्रोटीन की डिपेंडेंसी जरूरी नहीं है, वो क्या है? नॉन एसेंशियल। एसेंशियल में कितने थे? 10। और नॉन एसेंशियल में भी 10। एसेंशियल के जो 10 थे वो नाम आपको याद होने चाहिए। कौन कौन से थे? तो VIP, V फॉर वैलिन, I फॉर आइसोल्यूसिन, P फॉर फिनाइल एलानाइन, और हाल H फॉर हिस्टिडीन, A फॉर आर्जिनिन, L फॉर लाइसिन, L फॉर ल्यूसिन, मे फॉर मिथियोनिन, T फॉर ट्रिप्टोफान, और T फॉर थ्रियोनिन। और नॉन एसेंशियल में बहुत सारे नाम दिए थे, उसमें याद नहीं रखने हैं, सिर्फ ये याद रखना है एसेंशियल वाले। ठीक। एक और क्वेश्चन था कि प्रोटीन करती क्या है? तो प्रोटीन के बहुत सारे फंक्शन थे। जैसे प्रोटीन एक तो इंटरसेलुलर मटेरियल का भी काम करती है। कौन सी प्रोटीन थी जो मटेरियल का काम करती है? वो कोलेजन थी। फिर प्रोटीन न्यूट्रिएंट के ट्रांसपोर्ट में भी इन्वॉल्व है। कौन सी प्रोटीन थी? GLUT4 थी, जो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करती है। इंसुलिन डिपेंडेंट की इंसुलिन इंडिपेंडेंट? मतलब एक ही दिन में भूल गए हो। इंसुलिन डिपेंडेंट है, आया हुआ सवाल है। इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन कौन सी है? और GLUT1, GLUT2, GLUT3 क्या है? इंसुलिन इंडिपेंडेंट है। अच्छा, और फिर रिसेप्टर का काम करते हैं, हार्मोन का काम करते हैं, एंजाइम का काम करते हैं, और फॉरेन ऑर्गेनिज्म से फाइट करते हैं, इसका भी फंक्शन करते हैं। ठीक है, ये जनरल। दो क्वेश्चन और थे। मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन कौन सी है? तो मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन अगर एनिमल में पूछेगा तो कोलेजन बताएंगे, और अगर प्लांट में पूछेगा और होल बायोस्फीयर में पूछेगा तो भी क्या बताएंगे? रूबिस्को। ठीक है, तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर पर थोड़ा सा ही पढ़ा था, चूंकि टेस्ट हो गया था। तो आज हेडिंग कौन सी है? आज हेडिंग आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलीसेकेराइड। तो हम कुछ फ्लो चार्ट लिख रहे हैं, छोटा सा डायग्राम फ्लो टाइप का बना रहे, वो बना लीजिए, फिर बताते हैं क्या है। लिख लिया है? देखें क्या है। तो पहले तो जनरल इंफॉर्मेशन आपको पता है क्या, कि जब कभी हम लोगों ने वो किया था, किसी लिविंग टिश्यू को ले करके उसको ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड में ग्राइंड करके दो कंपोनेंट बनाए थे, एसिड सॉल्युबल और एसिड इनसॉल्युबल। तो जो एसिड इनसॉल्युबल था उसमें मैक्रो मॉलिक्यूल पाए जाए थे। तो जो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन कहो चाहे एसिड इनसॉल्युबल पिलेट कहो, उसमें जितने मैक्रो मॉलिक्यूल पाए जाएंगे उसी में से एक का नाम पॉलीसेकेराइड। उसमें कौन कौन से थे? तो एसिड इनसॉल्युबल में 4 थे। एक था पॉलीपेप्टाइड, एक था पॉलीसेकेराइड, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लिक एसिड, और लिपिड। 4 ही कंपोनेंट तो उसमें थे। तो एनसीईआरटी देखो ऐसे लिखा है कि एसिड इनसॉल्युबल पिलेट में
जितने मैक्रोमोलेक्यूल पाए जाते हैं उसमें से एक का नाम क्या है, पॉलीसेकेराइड है। दूसरा सवाल रटने वाला है कि वास्तव में क्या है, तो कहोगे लॉन्ग चेन है किसकी, शुगर के। इसमें ढेर सारे क्या पाए जाएंगे, मोनोसेकेराइड पाए जाएंगे, जो आपस में जुड़े होंगे किसके द्वारा, ग्लाइकोसिडिक बांड। ये बात एनसीईआरटी में लिखी नहीं है, किससे जुड़े होंगे, ग्लाइकोसिडिक बांड। और ये ग्लाइकोसिडिक बांड बनता किसके बीच है, तो कहोगे फर्स्ट कार्बन और फोर्थ कार्बन। ये दिखाने के लिए हमने ये डायग्राम बनाया है। देखो कैसे, ये मान लेते हैं कि एक मोनोसेकेराइड या ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज में ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा कार्बन। इधर देख लो, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा कार्बन है। अब जरा देखो, पहले कार्बन का जो OH ग्रुप है और चौथे कार्बन का जो OH ग्रुप है, इसके बीच रिएक्शन हो जाएगी। ये रिएक्शन करेंगे तो होगा क्या, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। अब जब वाटर निकल जाएगा तो इसकी कौन सी प्रोसेस कहोगे, क्या कहोगे, डिहाइड्रेशन। जरा बताओ, डिहाइड्रेशन के बाद ही तो ये बांड बना है। इसी बांड का नाम, ये जो बांड बना है इसी का नाम है ग्लाइकोसिडिक बांड। अभी लिखो, नहीं लिख लेना। ये बताओ किस किस कार्बन के बीच है, तो ये कार्बन कौन सा है, 1 नंबर, और ये कौन सा है, 4 नंबर। इसी नाते इसका पूरा नाम है 1,4 ग्लाइकोसिडिक बांड। क्या नाम है, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बांड। किसके किसके बीच बना, इस ग्लूकोज के फर्स्ट कार्बन और इस ग्लूकोज के फोर्थ कार्बन के बीच बना, तो पूरा नाम क्या होगा, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बांड। अच्छा, अभी नीट में क्वेश्चन आया था, लेटेस्ट में ही 2 साल पहले नीट में सवाल आया है। कहा है कि 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल जुड़ करके माल्टोज बनेंगे, 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल जुड़ करके माल्टोज बनेंगे। बस माल्टोज का फार्मूला पूछा है। क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, खोलिए पेज नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 31। बेटा बुकलेट नहीं आपके पास, बुकलेट ले आओ। पेज नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 31। बताओ, जो फार्मूला कहोगे वही लिख देंगे। तो देखो क्या लिखना होगा, यहां से क्या निकाल दें, एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, तो जरा बताओ क्या बचेगा। तो भाई 6 कार्बन इसमें है, 6 कार्बन इसमें, कितने हो जाएंगे, तो C कितना हो जाएगा, 12। हाइड्रोजन बताओ, तो 12 इसमें है, 12 इसमें है, 24 हो जाएंगे, और 24 में से 2 निकल गए, तो कितने बचे, तो हाइड्रोजन कितने बचेंगे, 22। ऑक्सीजन बताओ, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, तो कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। 12 में से एक निकल भी तो गया, तो कितने बचेंगे, ऑक्सीजन हो जाएगा 11। ये नीट में आया हुआ सवाल है, बढ़ाओ। तो जब कभी बांड बनेगा तो कौन सी प्रोसेस होगी, डिहाइड्रेशन। और डिहाइड्रेशन का रिजल्ट ये होगा कि नेट में 2 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे और एक क्या कम पड़ जाएगा, ऑक्सीजन। देख लो क्वेश्चन, देख लो पेज नंबर 39 और क्वेश्चन नंबर 31। अब ये सवाल भी लोग गलत कर दिए, जबकि उसमें लिखा है डिहाइड्रेशन करना है, क्वेश्चन में भी लिखा है। ठीक है, तो फिर से सुन लेते हैं। किसी एसिड इंसॉल्युबल फ्रैक्शन में जितने मैक्रोमोलेक्यूल हैं उसी में से एक का नाम पॉलीसेकेराइड या कार्बोहाइड्रेट है, जो कि एक प्रकार का चेन है किसकी, शुगर की, जिसमें सेवरल मोनोसेकेराइड आपस में क्या है, इंटरकनेक्ट हैं, किसके द्वारा, ग्लाइकोसिडिक बांड। बस ग्लाइकोसिडिक बांड कैसे बना वो एनसीईआरटी में नहीं दिया है। कैसे बना है, तो कहोगे एक के फर्स्ट कार्बन और दूसरे के फोर्थ कार्बन के बीच बनेगा, तो बांड का नाम क्या हो जाएगा, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बांड। अच्छा, एक चीज और जरा देख लो,
जरा नंबरिंग कर दो, इसमें हमको बताओ ये कितने नंबर कार्बन है। एक ये, दो ये 4, ये 5 और ये 6। यहां कितने नंबर? 1 2 3 4 5 6। तो बताओ ये कौन सा बॉन्ड है? कौन सा है? 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो लिख लो इसके नीचे, ये एनसीईआरटी में डायग्राम बना है। वन फोर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब दिखाएं क्यों, वो जरा देखो। देखो क्यों दिखाए हैं। जरा ये बताओ ये कौन सा बॉन्ड है ये? तो नंबरिंग करके देखेंगे, मिटाएं, नंबरिंग करके देखो, बस क्लियर हो जाएगा। चलो इसकी नंबरिंग बताओ, ये क्या होगा? ये 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 और ये 6, ये 1 2 3 4, आगे खड़े ही नहीं। बताओ ये कौन सा बॉन्ड है ये वाला? ये कौन सा बॉन्ड है? तो कहोगे 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। बढ़ाओ, इसका मतलब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड 1,4 भी हो सकता है और 1,6 भी हो सकता है। ये बताओ ये किसका डायग्राम बना है? ग्लाइकोजन का। तो एग्जामिनर की जब नजर पड़ेगी तो पूछेगा, बताओ ग्लाइकोजन में कौन सा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है? तो कहोगे ग्लाइकोजन में 1,4 भी है और 1,6 भी है। तब यहां नीचे लिखना है, यहां नीचे लिख दीजिए बोथ 1,4 एंड 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इस जगह कौन सा है? 1,4 भी और 1,6 भी है। क्लियर? वापस चले तो जरा बताओ किसके किसके बीच बॉन्ड बना? 1,4 के बीच बनता है, लेकिन अगर ब्रांचिंग होगी तो फिर कहां से बन जाएगा? 1,6। ये क्या है? ये तो ब्रांच बन गई ना, ये देखो ब्रांच निकली हुई है। तो अगर ब्रांच बन जाएगी तो क्या हो जाएगा? 1,6 हो जाएगा। नहीं तो कौन सा ब्रांच कौन सा मिलेगा? 1,4 मिलेगा। वापस चलते हैं, तो अब देखो अगर हम किसी पॉलीसेकेराइड चेन की बात करें, जैसे हम ग्लाइकोजन की ही चेन की बात कर लेते हैं। जब चेन की बात करते हैं तो चेन में दो चीजें होंगी, एक होगा लेफ्ट इंड और एक होगा राइट इंड। याद रखना है, यहां क्वेश्चन है। राइट इंड को कहते हैं रिड्यूसिंग इंड और इसको कहते हैं नॉन रिड्यूसिंग इंड। अभी लिखो, नहीं लिखने का टाइम देंगे। किसी पॉलीसेकेराइड की अगर हम बात करें तो ये दो कैटेगरी के होते हैं, या तो ये ब्रांच्ड होते हैं और या तो ये अनब्रांच्ड होते हैं। बस आपको बताना है ब्रांच्ड पॉलीसेकेराइड का एग्जाम्पल, तो अभी पढ़ के आए हो। कौन सा है? ग्लाइकोजन। एक एक्स्ट्रा हम बता देते हैं, कौन सा? स्टार्च। और अनब्रांच का भी एग्जाम्पल याद रखिएगा, सेलुलोज। लिख लो बेटा।
बढ़े आगे। किसी पॉलीसेकेराइड चेन का जो लेफ्ट एंड होगा वो कौन सा, नॉन रिड्यूसिंग। वो न याद रखिए, ऐसे याद रखिए, आर से क्या होता है राइट, और आर ही से क्या होता है रिड्यूसिंग। एक याद दूसरा अपने आप याद। आर से क्या होता है राइट, तो आर से जब राइट याद हो गया तो लेफ्ट वाला अपने आप क्या हो जाएगा, नॉन रिड्यूसिंग हो जाएगा। क्लियर, बढ़े आगे। अच्छा, कल हम लोग एक चीज पढ़े थे कि जब कभी कोई पॉलीमर बनता है, अगर उसमें पाई जाने वाली यूनिट एक जैसी होती है तो होमोपॉलीमर, और अगर अलग अलग हो तो हेट्रोपॉलीमर। तो पॉलीसेकेराइड कैसा है, तो देखो, अभी लिखिएगा नहीं, पॉलीसेकेराइड भी क्या है, तो कहोगे क्या है, पॉलीमर है। बस कैसा पॉलीमर है आपको ये बताना है, होमोपॉलीमर है कि हेट्रोपॉलीमर है। तो देखो, पॉलीसेकेराइड दोनों प्रकार के होते हैं, ये हेट्रोपॉलीमर भी होते हैं। हेट्रोपॉलीमर हम बेटा कब कहते हैं, जब डिफरेंट रिपीटिंग यूनिट या सेवरल अलग अलग रिपीटिंग यूनिट पाई जाएं, तो जब कभी क्या मिल जाए, मेनी रिपीटिंग यूनिट मिले। बस आपको हेट्रोपॉलीमर पॉलीसेकेराइड का एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दिया नहीं है, तो हम आपको बता रहे हैं, 3 एग्जाम्पल याद रखोगे। इसका नाम सुने हो अगर का, ये नेचुरल पॉलीसेकेराइड है जो समुद्र के एल्गी से मिलता है। इसका अच्छा नाम सुने हो पेक्टिन का, नहीं सुने हो, पेक्टिन कहाँ है, सेलवाल में है। और इसका अच्छा नाम सुने हो, अच्छा इसका नाम सुने हो, ये सब के सब क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट हैं, लेकिन ये सब के सब क्या हैं, हेट्रोपॉलीमर पॉलीसेकेराइड हैं। तो हेट्रोपॉलीमर पॉलीसेकेराइड का एग्जाम्पल अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप ये बताओगे, लेकिन ये कैसे होते हैं, होमोपॉलीमर पॉलीसेकेराइड भी होते हैं। अब होमोपॉलीमर पॉलीसेकेराइड का मतलब क्या है, सेम रिपीटिव यूनिट होनी चाहिए, एक ही जैसी तो होनी चाहिए, सेम रिपीटिंग यूनिट का मतलब देख लीजिए। जैसे जैसे मान लेते ग्लूकोज लगा है, तो फिर दूसरा ही क्या लगा हो, ग्लूकोज, फिर क्या लगा हो, ग्लूकोज, फिर क्या लगा हो, ग्लूकोज, फिर क्या लगा हो, ग्लूकोज। या तो ग्लूकोज 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 ही लगा लो, या तो फ्रक्टोज 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 ही लगा लो। अगर एक जैसे लगाओगे तो क्या कहोगे, होमोपॉलीमर बनेगा। बस एग्जाम्पल बता दो हम इसको, तो इसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट हैं। तो जैसे सबसे बढ़िया एग्जाम्पल पहले तो सेलुलोज ही है, दूसरा स्टार्च है, तीसरा ग्लाइकोजन है, और चौथा इन्यूलिन है। क्या है, इन्यूलिन। अच्छा जरा बताओ सेलुलोज में क्या पाया जाएगा, तो केवल और केवल ग्लूकोज एज ए यूनिट पाया जाएगा। अच्छा स्टार्च में क्या होगा, यहां भी केवल और केवल ग्लूकोज एज ए यूनिट होगा। अच्छा ग्लाइकोजन में भी क्या होगा, केवल और केवल ग्लूकोज यूनिट होगा। लेकिन इन्यूलिन में क्या होगा, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ फ्रक्टोज यूनिट होंगे। एक क्वेश्चन, तो कौन सा ऐसा पॉलीसेकेराइड है जिसमें फ्रक्टोज एज ए यूनिट है, तो फ्रक्टोज एज ए यूनिट क्या है, इन्यूलिन। अच्छा ये बताओ यहां बांड कौन सा होगा, या यहां कौन सा होगा, या यहां कौन सा, या यहां कौन सा, तो सब में क्या होंगे, इन सब में क्या पाया जाएगा, ग्लाइकोसिडिक बांड। एक क्वेश्चन देख लो जरा,
पेज नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 24। पेज 39, क्वेश्चन नंबर 24। कह रहा है ऐसा ऑप्शन बताओ जिसमें जिसमें ग्लाइकोसिडिक बांड और पेप्टाइड बांड दिए हों। तो कौन सा आंसर लगा दोगे? तो देख लेते हैं कितने नंबर पेज, क्वेश्चन नंबर ये रहा। अब देखो कह रहा है कौन सा बांड और कौन सा बांड, दोनों चाहिए। तो ढूंढो, इसमें बताओ कौन सा बांड होगा। ग्लाइकोसिडिक तो होगा, लेकिन इसमें ईस्टर बांड होगा भाई, ये तो लिपिड में आएगा ना। अच्छा इसमें भी ईस्टर, बैठ जाओ कहीं, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। इसमें भी कौन सा बांड होगा, इसे बताओ। ग्लिसरॉल में कौन सा बांड होता है? अरे ईस्टर बांड कहाँ होता है भाई, कंफ्यूज हो गए तुम लोग। ग्लिसरॉल ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन है। ग्लिसरॉल क्या है? ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। यहाँ कहाँ ग्लाइकोसिडिक बांड है? अच्छा ट्रिप्सिन, तो ट्रिप्सिन में तो पेप्टाइड बांड होगा। अच्छा यहाँ ग्लाइकोसिडिक होगा, लेकिन यहाँ फिर नहीं होगा, केवल यही एक ऑप्शन है। यहाँ क्या लिखा है? इन्यूलिन। इसमें कौन सा बांड होगा? तो इसमें कौन सा होगा? ग्लाइको। और ये क्या लिखा है? इंसुलिन। इंसुलिन तो प्रोटीन है, इसमें कौन सा बांड होगा? तो कौन सा होगा? पेप्टाइड बांड। तो आंसर बताओ कौन सा सही हो जाएगा? फर्स्ट। देखिए इस टाइप के भी सवाल एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक है। वापस चलते हैं, तो यही नोट करके लिख लीजिए, इसी जगह स्टार। इंसुलिन में बताओ कौन सा बांड है, और इन्यूलिन में कौन सा है? बढ़े आगे। अच्छा हाँ, ये तो पूरा लिखना है आप लोगों को ना, लिख लो। अभी लेटेस्ट में 2 साल से लगातार सवाल आ चुके हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं। शुरू किया जाए। सबने लिख लिया? लिख लो। सबसे ज्यादा जो सवाल आते हैं वो स्टार्च और सेलुलोज के आते हैं। जैसे पिछले साल सेलुलोज का एक क्वेश्चन आया, भी आपको दिखाएंगे। स्टार्च का भी क्वेश्चन इंसर्शन रीजन में आ चुका है। पढ़े। बढ़े बेटा, देखो जरा। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आएंगे वो स्टार्च के आएंगे। तो हम लोग करेंगे क्या, स्टार्च से जुड़े जितने क्वेश्चन हैं वो सब एक साथ लिख लेते हैं, फिर सेलुलोज से जुड़े क्वेश्चन एक साथ देख लेते हैं। जैसे पहला सवाल, स्टार्च क्या है? तो कहोगे ये स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट। प्लांट में क्या है? ये स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट है। एज कैसे? एज एनसीईआरटी में लिखा है, स्टोर हाउस ऑफ
एनर्जी। तो पौधों में कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में स्टोर होता है? तो आंसर देंगे स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। अभी लिखो नहीं, लिख लेना, लिखने टाइम देंगे, आराम से लिखिएगा, पहले सुन लो। दूसरा सवाल यह है कि स्टार्च क्या बनाता है? तो एनसीईआरटी में जो लिखा वही याद रखिएगा। क्या बनाता है? क्या बनाता है? ये कॉम्प्लेक्स हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बनाता है? फॉर्म कॉम्प्लेक्स हेलिकल, प्राइमरी की सेकेंडरी, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाता है, एक क्वेश्चन। और इसका जो हेलिकल पोर्शन है, हेलिकल पोर्शन है, वो क्या होल्ड कर लेता है? होल्ड कर लेता है आयोडीन इन हेलिक्स। इसी नाते स्टार्च प्लस आयोडीन कैसा हो जाता है? बहुत बार क्वेश्चन आया है। स्टार्च आयोडीन ब्लू होता है, ये हो गया एसर्शन। तो रीजन क्या है? रीजन यही है कि इसका हेलिकल पोर्शन क्या होल्ड कर लेता है? आयोडीन होल्ड कर लेता है। ये किसके बारे में है? स्टार्च। जरा सा चेंज करेंगे तो सेलुलोज आ जाएगा। सेलुलोज भी क्या है? तो ये कार्बोहाइड्रेट है। कहां पाया जाता है? तो इन सेल वॉल ऑफ प्लांट्स। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। दो क्वेश्चन और है, दो चीजें। जो आपके हाथ में पेपर है जिसपे आप लिख रहे हो, ये किससे बनता है? ये प्लांट के पल्प से ही बनता है। तो प्लांट पल्प है तो उसमें क्या होगा? सेलुलोज। तो जो पेपर है कहां से बनता है? प्लांट के पल्प से बनता है, और वो भी क्या होगा? सेलुलोजिक। अच्छा, जो कार्टन है, कार्टन फाइबर भी तो प्लांट से मिलता है। तो फिर ये भी कैसा होगा? कैसा होगा? सेलुलोजिक होगा। ये सब तो रटने वाले सवाल हैं। काम का सवाल ये है कि सेलुलोज और स्टार्च का कंपेयर किया जाए। अगर सेलुलोज और स्टार्च का कंपेयर किया जाए तो दो क्वेश्चन है। ये हेलिक्स बनाता है, ये हेलिक्स नहीं बनाता है। तो जरा बताओ, ये आयोडीन होल्ड करता है, तो ये आयोडीन होल्ड नहीं करेगा। तो ये ब्लू कलर देगा और ये ब्लू कलर नहीं देगा। तो तीन इंपॉर्टेंट सवाल हैं। नॉट फॉर्म हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर या कॉम्प्लेक्स हेलिक्स। कॉम्प्लेक्स हेलिक्स नहीं बनाएगा। तो बताओ होल्ड करेगा? नॉट होल्ड किसको? आयोडीन। तो बताओ सेलुलोज प्लस आयोडीन कैसा होगा? तो कहोगे नॉट ब्लू। क्वेश्चन अभी लिखो नहीं, लिखने का टाइम देंगे। पहले क्वेश्चन देखो, पेज नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 33, पेज नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 33। आंसर तो हमको भी पता है, आंसर ना बताओ। पर्पज ये है कि देखो सवाल आता कैसे है। ठीक है, क्या है? तो इसमें लिखा हुआ है सेलुलोज डज नॉट फॉर्म ब्लू कलर। सेलुलोज
यही तो क्वेश्चन है ये वाला। लिखा है सेलुलोज डज नॉट फॉर्म ब्लू कलर विद आयोडीन बिकाज। तो आज ये इस टाइप से है, कल को ये एसर्शन रीजन में भी तो आ सकता है। इतना क्या लिख देगा एसर्शन, और बिकाज के बाद वाला क्या हो जाएगा, रीजन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो एसर्शन रीजन में भी आ सकता है। तो क्या है, इट इज ए हेलिकल मॉलिक्यूल, तो कहोगे नहीं, हेलिकल कहाँ होता है। इट डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिक्स, इसमें कॉम्प्लेक्स हेलिक्स नहीं होते हैं, इस नाते क्या होल्ड नहीं करता है, आयोडीन। अच्छा, इट ब्रेक डाउन व्हेन आयोडीन रिएक्ट, ऐसा भी नहीं है। इट इज ए डाइसैकेराइड, नहीं ये क्या है, पॉलीसैकेराइड। तो आंसर बेटा कौन सा हो जाएगा, सेकंड। कब आया है, तो 23 में सवाल आया है। ठीक है, चलो वापस लिखो। अब आता है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या है, तो कहोगे रिजर्व फूड या ये स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट है। किसमें, एनिमल्स में। कहाँ स्टोर होता है, तो स्पेशली दो जगह स्टोर होता है, या तो लिवर में स्टोर होगा और या तो कहाँ, मसल में। ठीक है, बस ग्लाइकोजन ब्रांच्ड होता है, अभी पीछे बता के आए ना, लिख लो। अच्छा, इसके बारे में बता दो एक लाइन और, बस ये भी लिख लो। इन्यूलिन किसमें मिलेगा, तो ये रूट ऑफ डाहलिया में मिलेगा। डहलिया की जानते हो क्या खास बात है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय रूट होता है। तो अगर रूट से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो रहा होगा, इसका मतलब रूट में क्या होगा, स्टोर्ड मटेरियल जरूर होगा, तभी तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो पाएगा। आगे बढ़े बेटा, लिख लिया। अभी लिखेंगे नहीं, देखेंगे। पॉलीसेकेराइड कहो चाहे कार्बोहाइड्रेट, ये दो कैटेगरी के होते हैं। एक होते हैं सिंपल पॉलीसेकेराइड। सिंपल पॉलीसेकेराइड का मतलब समझ लीजिए, ऐसा कोई भी पॉलीसेकेराइड जिसकी मोनोमर या मोनोमर जो यूनिट है वो सिंपल मोनोसेकेराइड हो, जैसे ग्लूकोज हो या फ्रक्टोज हो, सिंपल हो। तो ऐसा कोई भी पॉलीसेकेराइड जिसका मोनोसेकेराइड क्या हो, सिंपल यूनिट के फॉर्म में पाया जाए। जैसे इसका एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल बहुत सारे लिख के उसी में से कोई ले लेते हैं। जैसे सेलुलोज क्या है, एक सिंपल पॉलीसेकेराइड है। काम की बात ये है, कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड। तो कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड कब कहते हैं ये आपको समझना है। कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड का मतलब होता है ऐसा कोई भी पॉलीसेकेराइड जिसमें जो मोनोमर या उसकी जो रिपीटिंग यूनिट है वो सिंपल ना हो, वो दो तरीके से हो। तो इसकी खास बात देखो क्या है, इसकी जो रिपीटिंग यूनिट है वो क्या होगी, तो या तो वो होगी अमीनो शुगर या क्या होगी, केमिकली
मॉडिफाइड शुगर। अब जैसे केमिकली मॉडिफाइड शुगर के दो एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया है, एक दिया है ग्लूकोसामाइन। तो या तो यूनिट के नाम पर क्या पाया जाए, ग्लूकोसामाइन पाया जाए, या क्या पाया जाए, एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन। वापस आते हैं, ऐसा कोई भी पॉलीसेकेराइड जिसकी रिपीटिंग यूनिट क्या हो, या क्या हो, मॉडिफाइड शुगर हो, उन्हीं का नाम क्या कहोगे, कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड। एक क्वेश्चन। दूसरा है फिर इसका एग्जाम्पल बता दो। तो इसका एग्जाम्पल है काइटिन। क्या है, काइटिन एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है। कहां पाया जाता है, तो कहोगे एक्सोस्केलेटन किसका, आर्थ्रोपोड। एक क्वेश्चन और पूछा गया है, कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड कैसे होते हैं, जनरली होमोपॉलीमर। भले ही यहां मॉडिफाइड होगा, लेकिन मान लेते अगर ग्लूकोसामाइन है तो ग्लूकोसामाइन 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 ही जुड़ते चले जाएंगे, फिर बदलेगा नहीं। या हो सकता है गैलेक्टोसामाइन हो तो गैलेक्टोसामाइन ही जुड़ते चले जाएंगे, मतलब जितने होंगे वो सब एक जैसे होंगे, तो क्या कहोगे, होमोपॉलीमर। लेकिन होंगे क्या, या तो एमिनो शुगर होंगे या तो केमिकली मॉडिफाइड। और अगर केमिकली मॉडिफाइड ना हो, सिंपली हो, तो फिर उसको क्या कहोगे, सिंपल शुगर। तो सिंपल पॉलीसेकेराइड जैसे सेलुलोज है, ग्लाइकोजन वगैरह है, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड। उसका एग्जाम्पल कौन सा है, काइटिन। ये भी आया हुआ सवाल है नीट में, लिखो। तो आसानी सवाल है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। देखा 39 क्वेश्चन नंबर 29, फिर से रिपीट कर दे। देखो, पॉलीसेकेराइड या कार्बोहाइड्रेट दो कैटेगरी के, सिंपल पॉलीसेकेराइड और कॉम्प्लेक्स। ऐसा कोई भी पॉलीसेकेराइड जिसकी मोनोसेकेराइड यूनिट सिंपल हो, मतलब जैसे सामान्य ग्लूकोज या फ्रक्टोज ऐसे होती हैं, जैसे एग्जाम्पल के नाम पर सेलुलोज मिल गया। यहाँ खास बात है, ऐसा कोई भी पॉलीसेकेराइड जिसकी रिपीटिंग यूनिट सिंपल शुगर की जगह ना क्या हो, एमिनो शुगर, मतलब शुगर में क्या जुड़ गया है, एमिनो ग्रुप जुड़ गया है, या मॉडिफाई शुगर कह सकते हो। तो अगर मॉडिफाई शुगर यूज होगी तो उसका नाम क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स। जैसे कि काइटिन किसमें पाई जाएगी, एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड। बस खास बात यह है कि ये सब के सब क्या होते हैं, तो आंसर क्या देंगे, होमोपॉलीमर होते हैं। ठीक, जरा ओपन करो नोट्स। हाइलाइटर निकाल लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। कहाँ मिलेगा, जितना हम बॉक्स बना रहे हैं उतना आप हाईलाइट करोगे। कहाँ, एसिड इंसॉल्युबल में क्या मिलेगा, पॉलीसेकेराइड, या क्या कहोगे, ये भी क्या है, मैक्रोमॉलिक्यूल है। चलो ठीक है, पॉलीसेकेराइड आर
लॉन्ग चेन किसके? शुगर। पॉलीसेकेराइड में चेन होती है किसकी? मोनोसेकेराइड की, जो जुड़े होते हैं किससे? स्पेशली कौन सा? 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जो बनता है किसके बीच? फर्स्ट कार्बन ऑफ वन मोनोसेकेराइड एंड फोर्थ कार्बन ऑफ नेक्स्ट मोनोसेकेराइड। किसी पॉलीसेकेराइड फॉर्मेशन में या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या होता है? डिहाइड्रेशन होता है। तो क्या निकल जाता है? वाटर मॉलिक्यूल। ये थ्रेड्स होते हैं, जैसे हमने कॉटन थ्रेड कह दिया, ठीक है। इसमें ढेर सारे मोनोसेकेराइड क्या होते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। सेलुलोज क्या है? तो कहोगे पॉलीमेरिक पॉलीसेकेराइड, जिसमें इसको हाईलाइट करो, ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड। कौन सा? ग्लूकोज। सेलुलोज क्या हो गया? होमोपॉलीमर हो गया। हमने इकट्ठा आपको लिखा दिया है। स्टार्च भी इसी टाइप का है, वेरिएंट ऑफ दिस का मतलब इसी टाइप का है, मतलब ये भी क्या है, लेकिन ये काम आता है जे किसमें? प्लांट में। फिर आ जाओ एनिमल में, एक और वेरिएंट इसी टाइप का मिलता है, जिसका नाम क्या है? ये भी क्या है? होमोपॉलीमर। और इन्यूलिन भी क्या है? क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा? फ्रक्टोज। तो किसमें किसमें ग्लूकोज और किसमें किसमें फ्रक्टोज? ग्लाइकोजन, स्टार्च और सेलुलोज में ग्लूकोज, और बाकी सब में एक ही बचा, उसमें क्या? फ्रक्टोज। किसी पॉलीसेकेराइड चेन जैसे ग्लाइकोजन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट एंड को क्या कहोगे? तो अपने आप लेफ्ट एंड को क्या कहोगे? क्या? नॉन रिड्यूसिंग। किसी पॉलीसेकेराइड चेन में क्या हो सकते हैं? ब्रांचेज। करा जैसे कहां दिख रही हैं? यहां इसमें दिख रही हैं। ये इंपॉर्टेंट है, टिक कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकता है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। स्टार्च क्या बनाएगा? प्राइमरी की सेकेंडरी? हेलिकल प्राइमरी की सेकेंडरी? सेकेंडरी हेलिकल स्ट्रक्चर किस 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 में पाया जाएगा? तो प्रोटीन में पाया जाएगा, न्यूक्लिक एसिड में पाया जाएगा, और सामने देख ही रहो किसमें? स्टार्च में, या इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट में पाया जाएगा। स्टार्च क्या होल्ड कर सकता है? आयोडीन। कहां होल्ड करेगा? हेलिकल पोर्शन। इसी नाते स्टार्च आयोडीन कैसा होगा? ब्लू। ये एसर्शन रीजन में भी सवाल आ सकता है, ठीक, ये एसर्शन रीजन में भी सवाल आ सकता है। सेलुलोज नॉट कंटेन क्या? क्या नहीं होते हैं? इस नाते क्या होल्ड नहीं करेगा? इसी नाते आगे लिख दीजिए, नॉट सेलुलोज प्लस आयोडीन ब्लू। सेलुलोज आयोडीन ब्लू नहीं होगा। प्लांट सेल वॉल किसका बना है? सेलुलोज का। पेपर जिसपे आप लिख रहे हो वो कहां से बनता है? वो भी क्या है? कॉटन फाइबर भी क्या है? सेलुलोजिक। कह रहा कुछ कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड नेचर में पाए जाते हैं, बस इनकी बिल्डिंग ब्लॉक कैसी होगी? तो ये इंपॉर्टेंट, इसको हाईलाइट कर दीजिए। या तो कैसी होगी? कैसी? एमिनो शुगर होगी, और या तो क्या होगी? मॉडिफाइड शुगर। अब जैसे मॉडिफाइड शुगर के नाम पर क्या यूज कर लो, या क्या यूज कर लो? गैलेक्टोसामाइन, आगे ईटीसी भी लिखा है। एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड किसका एग्जाम्पल है? इसमें क्या पाया जाएगा? कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड मोस्टली कैसे होते हैं? होमोपॉलीमर। एनसीईआरटी में ये दिया नहीं है, एनसीईआरटी में ये दिया नहीं है मोनोसेकेराइड, लेकिन हमने 2-3 लाइनें मोनोसेकेराइड के बारे में लिख दी हैं। क्यों? एनसीईआरटी में 9.1 डायग्राम खोलो, जरा खोलो एनसीईआरटी में।
पहले तो ये करेक्शन कर लो भैया, देखो नया करेक्शन आ गया है, ये करेक्शन कर लो, ये डाटा चेंज हो गया है। एनसीईआरटी में भी कर लो, नोट्स में भी कर लो। इसकी जगह लिख दो 9.5। अब एनसीईआरटी वाले रोज बदलते रहते, कभी तय ही नहीं कर पाए कितना परसेंटेज है। वो तो कहो उल्टा नहीं कर दिया, इधर ज्यादा नहीं कर दिया, वरना सारा कॉन्सेप्ट ही उलट पुलट जाता। कितना कर दिया? चलो अब ये जरा देखो, ये डायग्राम देखा है, ये शुगर या कार्बोहाइड्रेट लिखा है, इसके बारे में एनसीईआरटी में कहीं कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, ये दोनों क्या हैं? मोनोसेकेराइड हैं। तो 2-3 लाइनें पढ़ लेते हैं इनके बारे में। ठीक, चलो पहले यही देख लेते हैं। जरा हमको कार्बन गिन के बता दो बस। ये कार्बन नंबर 1 है, नंबरिंग कर लो। ये क्या है? 2, ये क्या है? 3, ये क्या है? 4, 1 2 3 4, ये क्या है? 5, और ये क्या है? 6। इसमें नंबरिंग कर लो जरा। 1 2 3 4 और 5, नंबरिंग कर लो बेटा। अब काम की बात सुनो, दुनिया में जो मोनोसेकेराइड पाए जाते हैं वो 2 कैटेगरी के होते हैं। एक ऐसे जिसमें 5 कार्बन होते हैं, और एक ऐसे जिसमें 6 कार्बन होते हैं। जिनमें 5 कार्बन होते हैं उनको पेंटोज शुगर कहते हैं, और जिनमें 6 होते हैं उनको हेक्सोज। जरा सामने जो डायग्राम बना है इसमें बताओ कौन पेंटोज है कौन हेक्सोज है? ये वाला हेक्सोज है और ये वाला। और पेंटोज का एग्जाम्पल क्या बताओगे? राइबोज। और हेक्सोज का एग्जाम्पल क्या बताओगे? ग्लूकोज। लेकिन ये अंतिम एग्जाम्पल नहीं है, कुछ और भी हैं। पेंटोज का भी एक और एग्जाम्पल है, हेक्सोज का भी एक और एग्जाम्पल है। क्लियर हो गया? ये नंबरिंग कर लिए हो तो हम जो 2 बातें लिख रहे हैं वो आप लिख लीजिए। जो लिख रहा हूं उसे लिखें। देखिए, मोनोसेकेराइड, मोनो सेकेराइड 2 कैटेगरी के होते हैं। एक कौन से? पेंटोज शुगर। और एक कौन से? हेक्सोज शुगर। इसमें कितने कार्बन और इसमें कितने कार्बन? तो इसमें कितने कार्बन? 5 कार्बन लिख लो। और इसमें कितने? 6 कार्बन। पेंटोज शुगर के एग्जाम्पल बता दो बस। पेंटोज शुगर के एग्जाम्पल हैं राइबोज एंड डीऑक्सी राइबोज। और हेक्सोज के एग्जाम्पल बता दो। ग्लूकोज और फ्रक्टोज। जरा अंतर बताओगे ग्लूकोज और फ्रक्टोज में? इसमें फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड होता है, इसी नाते इसको क्या कहते हैं? एल्डोज कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्डोज। और इसमें फंक्शनल ग्रुप कीटोन होता है, तो क्या कहते हैं? कीटोज कहते हैं। फिर से, मोनोसेकेराइड 2 प्रकार के, पेंटोज और पेंटोज का मतलब और हेक्सोज का मतलब। पेंटोज के 2 एग्जाम्पल, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। हेक्सोज के भी 2 एग्जाम्पल, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। बस अंतर है, ग्लूकोज को एल्डोज शुगर कहते हैं और इसको कीटोज शुगर कहते हैं। अच्छा ये बताओ, एल्डिहाइड और कीटोन कौन सा ग्रुप है? कौन सा ग्रुप है? तो कार्बोनिल ग्रुप है ना। तो अभी लेटेस्ट में एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मोनोसेकेराइड का फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होते हैं। तो जरा बना लो, देख लेते हैं। ये ऐसे बनाया था,
कितने कार्बन? अरे देखो, एक कार्बन ये, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, 6। तो बताओ इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? तो किसी भी पॉलीसेकेराइड सॉरी मोनोसेकेराइड का या कार्बोहाइड्रेट का फंक्शनल ग्रुप बताओ बेटा कौन सा है? तो ये कौन सा ग्रुप बना है? ये तो कार्बोनिल है। और ये कौन सा है? तो यहां दो ग्रुप मिलेंगे, एक हाइड्रोक्सिल और एक कार्बोनिल। लिखो, फिर से सुन लेते हैं। मोनोसेकेराइड दो कैटेगरी के, 5 कार्बन तो पेंटोज, 6 कार्बन हेक्सोज, सिंपल है। पेंटोज के दो एग्जाम्पल, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज, और हेक्सोज के दो एग्जाम्पल, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। बस फर्क यह है कि ग्लूकोज में मेन क्या होता है? एल्डिहाइड होता है, इस नाते नाम क्या हो गया? एल्डोज। इसमें कीटोन होता है तो नाम क्या हो गया? एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, दोनों होते क्या हैं? कार्बोनिल ग्रुप होते हैं। तो अगर किसी हम ग्लूकोज को देखेंगे तो हमको क्या मिलेगा? तो एक तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिलेगा और दूसरा एल्डिहाइड मिलेगा, तो क्या होगा? कार्बोनिल। तो फंक्शनल ग्रुप कौन से मिले? हाइड्रोक्सिल और कार्बोनिल। अब ये दिखाते हैं, क्वेश्चन नंबर देखो। पेज नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 16। आज बहुत क्वेश्चन देखे गए क्योंकि बायोमॉलिक्यूल से सवाल बहुत आ रहा है। पेज नंबर 38 और क्वेश्चन नंबर 16। तो चूंकि फंक्शनल ग्रुप की कहानी खुल ही गई है तो आप हमको सबके बता ही दीजिए। शुगर में फंक्शनल ग्रुप कौन सा? कार्बोनिल और हाइड्रोक्सिल। अच्छा, लिपिड में? तो लिपिड में अगर फैटी एसिड होगा तो COOH होगा, तो कार्बोक्सिल होगा। और अगर ग्लिसरॉल होगा तो OH होगा, मतलब हाइड्रोक्सिल या क्या मिलेगा? कार्बोक्सिल। अच्छा, न्यूक्लिक एसिड में? जल्दी नहीं है, आराम से बताओ, हमको कोई जल्दी नहीं है। किसी न्यूक्लियोटाइड में फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा? तो न्यूक्लियोटाइड देखो क्या क्या मिलेगा। न्यूक्लियोटाइड में शुगर होगी तो कार्बोनिल तो हो ही जाएगा, OH होगा, हाइड्रोक्सिल हो जाएगा और साथ में फास्फेट हो जाएगा। इतना तो होगा। लिख लें तीनों का। ये लिख लिया बेटा, ये लिख लिया है भाई। आज मान लो आपसे पूछा है कार्बोहाइड्रेट का, तो कल को लिपिड का नहीं पूछ सकता है, और परसों न्यूक्लियोटाइड का पूछ सकता है। तो सबके फंक्शनल ग्रुप एक साथ लिख लीजिए, याद ही रखिए। बढ़े बेटा, आगे बढ़े। कोई डाउट? डाउट कौन सा? कौन सा ग्रुप? हाँ हाँ, इनका सही क्वेश्चन है। प्रोटीन का तो भूल ही गया था। प्रोटीन में बताओ कौन सा होगा? अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड में एक NH2 ग्रुप होगा, एक COH ग्रुप होगा, है ना। और फैटी एसिड में एक या तो OH होगा या तो COH होगा। और न्यूक्लियोटाइड में क्या होगा? न्यूक्लियोटाइड में चूंकि शुगर भी होगी तो कार्बोनिल भी होगा, OH हाइड्रोक्सिल भी होगा, फास्फेट भी होगा। तो सबका एक साथ लिख लेते हैं। चलो सबका एक साथ बोल डालो। कार्बोहाइड्रेट। बताओ। तो लिखोगे हाइड्रोक्सिल और कौन सा? कार्बोनिल। अच्छा, अमीनो एसिड का बताओ।
तो एमिनो ग्रुप होगा और कौन सा होगा? कार्बोक्सिल ग्रुप होगा। सही है, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, फैटी एसिड में बताओ, तो सिर्फ क्या होगा? कार्बोक्सिल। अच्छा, ग्लिसरॉल में बताओ, तो ग्लिसरॉल में क्या मिलेगा? हाइड्रोक्सिल। अच्छा, न्यूक्लियोटाइड में, तो न्यूक्लियोटाइड में तो कई होंगे, एक तो हाइड्रोक्सिल होगा, नहीं होगा बेटा, कार्बोनिल होगा और फास्फेट होगा। हाँ, हाइड्रोक्सिल भी लिख सकते हो, चलो। मेन लेकिन यही दो ग्रुप हैं, ये मेन तो यही दोनों हैं। सही है बेटा। तो भाई मान लो कार्बोहाइड्रेट का आज पूछ लिया है, तो कल किसी का भी पूछ सकता है, तो तुम किसी को भी बता देना। अच्छा, सबके बांड भी देख लेते हैं। जरा बताओ, प्रोटीन में कौन सा बांड, और लिपिड में कौन सा बांड? लिपिड में ईस्टर बांड मिलेगा मेन, ठीक है। अच्छा, न्यूक्लियोटाइड में या न्यूक्लिक एसिड में? तो अगर न्यूक्लिक एसिड में कहेगा तो फास्फोडाई ईस्टर बांड, मेन बांड तो वही होगा ना। लिखे बांड। लिख ले बेटा। चलो बांड बता ही दो सबके एक साथ। जरा बताओ, प्रोटीन में ये बताओ, पिछले साल एक क्वेश्चन आया था, पिछले साल एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन देख लो पहले फिर लिखो। पेज नंबर, पेज नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40। छूट गया क्या? छूट गया? पेज नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40। अरे आंसर ना बताओ, आंसर थोड़े हमको चाहिए, आंसर हम क्या करेंगे? ये लिख लिया है, स्पीड में लिखो यार। मैचिंग नहीं करना, उसमें ये याद रखना है कि कौन सा बांड किससे टूटता है। तो हम शुरू करें। जरा बताओ, पेप्टाइड बांड कौन तोड़ेगा? कौन तोड़ेगा? तो आंसर देंगे प्रोटीएज। क्या? एंजाइम। अच्छा चलो, ये बताओ, लिपिड में कौन सा बांड है? तो ईस्टर बांड है। बताओ कौन तोड़ेगा? बताओ। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट में कौन सा बांड है? अभी बताएं पीछे, कौन सा? ग्लाइकोसिडिक बांड। कौन तोड़ेगा बस ये बता दो।
अच्छा, न्यूक्लिक एसिड में कौन सा है? तो कौन सा है? फास्फो डाई ईस्टर बांड कौन तोड़ेगा? तो आंसर देंगे न्यूक्लिएज एंजाइम। लिखो, चूंकि पिछली बार आया था तो लिख लीजिए। लास्ट ईयर 2024 में आया है। कौन सा बांड कौन सा तोड़ेगा? कर देंगे वीडियो पे। बढ़े आगे। एनसीईआरटी में एक छोटी सी हेडिंग है न्यूक्लिक एसिड। पहले हेडिंग बहुत बड़ी थी, उसका सारा कंटेंट निकाल के वो 12th में पहुंचा दिए हैं। सही भी है, उसी चीज को 2 बार पढ़ने का क्या मतलब है? पहले टोटल डिटेल में न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर यहाँ दिया था, वो यहाँ नहीं है। यहाँ सिर्फ एक न्यूक्लिक एसिड हेडिंग दिया है, उसमें 4-6 पॉइंट है। देखा जाए, ये लिख लिया सब लोगों ने? तो चलो हेडिंग डालो न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड। पहला सवाल ये बताओ कि जो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन मिला था उसमें न्यूक्लिक एसिड था कि नहीं? तो कहोगे प्रेजेंट इन एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। कैसे मिला था? माइक्रो की माइक्रो, एज माइक्रो मॉलिक्यूल। अच्छा, मोनोमेरिक था कि पॉलीमेरिक है? वहां क्या लिखा था? कह रहा लिपिड को छोड़ के उसमें सब क्या है? पॉलीमेरिक। तो ये क्या है? पॉलीमेरिक है। तो जब पॉलीमेरिक है तो बताओ ये कौन सा पॉली है? तो ये वास्तव में पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या है? कि ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में क्या होंगे? इंटरकनेक्ट होंगे। किसके द्वारा? फास्फो डाइस्टर बॉन्ड। लिख लो। न्यूक्लिक एसिड कहां प्रेजेंट है? एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में। कैसे प्रेजेंट है? या पॉलीमेरिक सब्सटेंस। अगर पॉलीमेरिक है तो किसका पॉलीमर है? ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। इसका मतलब क्या हुआ? पॉली का मतलब ढेर सारे, न्यूक्लियोटाइड का मतलब न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े होंगे। किससे? फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। अब असली चीज ये है, ये बताओ कि न्यूक्लियोटाइड में क्या 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 होता है? तो भैया इसमें पाया जाता है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। याद आया? नाम क्या? नाइट्रोजनस। इसमें पाई जाएगी सुगर, पेंटोज की हेक्सोज।
पेंटोज कौन सी, या तो राइबोज या तो डीऑक्सी, अभी देखेंगे। और इसमें पाया जाएगा फास्फेट या फास्फोरिक एसिड। इसके बारे में 2 लाइनें लिखनी है, इसके बारे में भी 2 लाइनें लिखनी है, इसमें कुछ नहीं लिखना है, और जो आपको सब पता वही लिखना है। आप बोलते चलोगे, हम लिखते चलेंगे। बढ़े आगे। बढ़े। हो गया। देखो नाइट्रोजनस बेस कितने टाइप के, 2 टाइप के, प्यूरीन और पिरिमिडीन। अच्छा, प्यूरीन कितने टाइप के, एडिनाइन और गुआनाइन। और ये 3 टाइप के, साइटोसिन, थाइमीन और यूरेसिल। डीएनए में और आरएनए दोनों में कौन, तो ये किसमें किसमें है, डीएनए में भी और, अच्छा ये किसमें है, ओनली, और ये किसमें है, बस ये सब आपको तो पहले से पता था, दोबारा लिख लीजिए। अब एनसीईआरटी दोबारा लिखा है तो हम क्या करें, एनसीईआरटी में तो दोबारा लिखा है। इसमें 2 हेट्रोसाइक्लिक रिंग किसमें है, प्यूरीन में, और 1 हेट्रोसाइक्लिक रिंग पिरिमिडीन में। बाकी इसकी बढ़िया जानकारी मॉलिक्यूलर बेसिस में मिलेगी, वहां ज्यादा ठीक दिया है। इस बार बायोमॉलिक्यूल से कितने सवाल आए, 4 आए कि 5, देख लेते हैं। 4 क्वेश्चन आए। अब सुनो, 4 में से 3 कहां से आए, 3 एंजाइम से आ गए, 1 हेडिंग से 3, बाकी चैप्टर से 1 पूरा। 3 क्वेश्चन इस बार कहां से आ गए, एंजाइम से। एग्जामिनर कहां कब कैसे खुश हो जाए कुछ पता नहीं है। चलो अच्छा, शुगर के नाम पर बताओ बेटा क्या है, तो शुगर के नाम पर पेंटोज शुगर है। कौन सी शुगर है, पेंटोज। पेंटोज शुगर 2 कैटेगरी की होती हैं, एक होती है राइबोज शुगर और एक होती है 2 डीऑक्सी राइबोज शुगर। ये बेटा किसमें है और ये किसमें है, डायग्राम अगर बनाएं तो ऐसा बनेगा, देख लो, लिखो नहीं, यहां तक हो गया, यहां तक लिख लिया है,
बस रुको देखो, अगर डायग्राम बनाए तो ये पहला कार्बन है, यहाँ क्या है बेटा OH, दूसरा कार्बन OH, तीसरा कार्बन OH, चौथे कार्बन पर OH नहीं है, फिर पांचवें कार्बन पर OH। तो बताओ राइबोज शुगर में कितने OH हैं? राइबोज शुगर में कहां कहां है OH? तो देखो 1 नंबर पर OH है, 2 नंबर पर OH है, 3 नंबर पर OH है और 5। चलो डीऑक्सी राइबोज बना लेते हैं। एक नंबर पर तो OH दिख रहा है, 3 नंबर पर तो ये दिख रहा है और 5 नंबर पर दिख रहा है। तो कुल कितने OH और कहां कहां OH है? तो 1 नंबर पर दिख रहा है, ये नंबरिंग कर लो, यहाँ ये क्या है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5। तो जरा बताओ इसमें कहां कहां OH है? 1 पर है और 3 पर है और कहां है 5 पर है, कहां नहीं है? तो ये जो लिखा है यही काम का सवाल है। OH एब्सेंट एट कहां? सेकेंड कार्बन। ये बहुत, इसी नाते पूरा असली नाम ये है 2-डीऑक्सी राइबोज शुगर। एनसीईआरटी में यही लिखा हुआ भी दिखाएंगे आपको, 2-डीऑक्सी राइबोज लिखा है, लिखो। और फास्फेट में तो कुछ पढ़ना नहीं है, लिख लिया। ये जरा खोलो नोट्स। देखो मोनोसेकेराइड में मैंने कितने क्वेश्चन लिखे हैं। मोनोसेकेराइड क्या है? मोनोमर। किसके? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड शुगर आर। एक कौन सी? एक कौन सी? पेंटोज शुगर में कितने? एग्जाम्पल राइबोज और डीऑक्सी राइबोज। और हेक्सोज में कितने? एग्जाम्पल ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। इसी में आता है। हेक्सोज शुगर भी 2 प्रकार की होती है। एक कौन सी? एल्डोज। एग्जाम्पल। एक कौन सी? एग्जाम्पल। अच्छा, एल्डोज शुगर जैसे ग्लूकोज में क्या होगा? एल्डिहाइड। और कीटोज शुगर जैसे फ्रक्टोज में क्या होगा? कीटोन। ये टिक कर लो, ये पॉइंट आया हुआ है। फंक्शनल ग्रुप ऑफ शुगर क्या कहोगे? कार्बोनिल और कौन सा? हाइड्रोक्सिल। इसके आगे नीट लिख दीजिए, नीट में आया हुआ है सवाल।
चलो इधर आ जाओ। अदर टाइप ऑफ लिखा है, एक और क्या मिला, कहां मिला, नाम उसका क्या था। एक ही बात को घुमा घुमा के बता रहे हैं। ठीक, फिर देखो, न्यूक्लिक एसिड वास्तव में क्या है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड में क्या क्या मिलेगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड विद पॉलीसेकेराइड एंड पॉलीपेप्टाइड, यही सब क्या है, असली मैक्रोमोलेक्यूल। क्योंकि 4 लोग थे ना बेटा वहां, एसिड इंसॉल्युबल में 4 लोग थे, कौन कौन, पॉलीसेकेराइड, पॉलीपेप्टाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड और लिपिड। लिपिड असली था, नहीं था। तो असली ये शब्द टिक कर लो, ट्रू मैक्रोमोलेक्यूलर। अगर आपसे पूछेगा ट्रू मैक्रोमोलेक्यूल बताओ, तो ट्रू कौन से बताओगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉलीसेकेराइड और पॉलीपेप्टाइड। न्यूक्लिक एसिड ही क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक है, सॉरी, न्यूक्लिक एसिड के बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। किसी एक न्यूक्लियोटाइड में कितने कंपोनेंट, 3। कौन कौन सा, एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, एक कौन सा, मोनोसेकेराइड शुगर, और एक कौन सा, फास्फोरिक एसिड या फास्फोर। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के नाम पर क्या मिलेगा, नाइट्रोजनस बेस, जैसे एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल, साइटोसिन, दुनिया भर के नाम लिखे हैं। एडेनिन और ग्वानिन दोनों क्या हैं, सब्स्टिट्यूटेड प्यूरिन है, जबकि ये तीनों क्या हैं, सब्स्टिट्यूटेड पिरिमिडीन। स्केलेटल हेट्रोसाइक्लिक रिंग को कहते क्या है, प्यूरिन और पिरिमिडीन। शुगर जो मिलेगी वो या तो कैसी होगी, राइबोज, या देखो ये हाईलाइट करो, ये शब्द क्यों लिखा है, ये 2 डीऑक्सी क्यों लिखा है, क्योंकि 2 नंबर कार्बन पर OH नहीं है। राइबोज शुगर किसमें पाई जाएगी, जबकि 2 डीऑक्सी राइबोज किसमें मिलेगी, एक न्यूक्लिक एसिड जिसमें क्या होगा, डीऑक्सी राइबोज, उसका नाम DNA होगा, और जिसमें राइबोज होगा उसका नाम RNA। हमने इकट्ठा ही लिख दिया है, ये आपको रटना है यहां से यहां तक। क्या, प्रोटीन में बांड बताओ, पेप्टाइड बांड कार्बोहाइड्रेट में, न्यूक्लिक एसिड में, तो न्यूक्लिक एसिड मेन बांड फास्फोडाइस्टर, लेकिन ये सब बांड भी मिलते हैं, ग्लाइकोसिडिक बांड मिलेगा, हाइड्रोजन बांड मिलेगा, भी आगे देखेंगे। फैट या ट्राइग्लिसराइड में क्या मिलेगा, स्पेशली ईस्टर बांड मिलेगा। न्यूक्लियोटाइड में, यहां स्पेलिंग सही कर लो, सही है, न्यूक्लियोटाइड, ईस्टर बांड कहां मिलता है, फास्फोडाइस्टर और ईस्टर में अंतर है। इधर देखो बेटा, जरा यहां देखो, ये शुगर है, ये शुगर है, ये कितने नंबर कार्बन, बोल नहीं रहे हो, 1 नंबर कार्बन, यहां क्या लगा होगा, 2 नंबर कार्बन पर तो OH होगा, 3 नंबर कार्बन पर OH होगा, और 5 नंबर कार्बन पर क्या लगा होगा, फास्फेट। ये बांड बताओ कौन सा है, ये बांड कौन सा है, तो ये है फास्फोईस्टर। अच्छा, ये बांड कौन सा है, ग्लाइकोसिडिक। लिख लो यहां बगल में छोटा सा। तो ईस्टर बांड बेटा किसके किसके बीच है, तो कहोगे फास्फेट और यहां हाइड्रोक्सिल ही तो लगा था, उसी के बीच बनता है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप, तो प्रोटीन या अमीनो एसिड में एमिनो ग्रुप, और फैट या लिपिड में हाइड्रोक्सिल ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप, और कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोक्सिल और कार्बोनिल। छूटा तो नहीं, लिए बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, देख लो भी, लिखना नहीं, देखो जरा इधर,
इतना तो कंफर्म है कि प्रोटीन क्या है, तो प्रोटीन को कहते हैं पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड का मतलब है चेन है, किसकी? अमीनो एसिड जो लिंक हैं, किससे? लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। बस ये समझना है कि पेप्टाइड बॉन्ड बनता कैसे है। तो जरा आराम से देखो, ये मान लेते हैं कि कोई कार्बन है जिसकी 4 वैलेंसी है, इधर की तरफ लगा है COOH, इधर की तरफ लगा है NH2, यहां लगा है R और यहां लगा है क्या? H। ठीक है, इतना बिल्कुल क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसको किसके साथ जोड़ दो? इसको दूसरे अमीनो एसिड के साथ जोड़ दो। ये दूसरा अमीनो एसिड है, यहां H और यहां R। कैसे जोड़ोगे? तो देखो, इन दोनों के बीच रिएक्शन होगा। जब इन दोनों के बीच रिएक्शन होगा तो देखो क्या होगा, यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। मतलब घटना कौन सी होगी? तो जरा बताओ फिर रिजल्ट क्या होगा। तो रिजल्ट देखो क्या होगा, इधर की तरफ बेटा क्या फ्री लगा है अभी? NH2 कार्बन, इधर की तरफ क्या है? H, इधर की तरफ क्या है? R। यहां बचेगा क्या? तो देखो ये OH ले लेगा, यहां से क्या ले लेगा? H, तो वाटर निकल गया, तो इधर क्या बचेगा? CO बचेगा, और यहां क्या हो जाएगा? NH हो जाएगा। क्लियर है भाई? ये OH और ये H निकल गया, तो इधर बचा क्या? CO, इधर क्या बचा? NH, तो CONH मैंने लिख दिया। आगे वही हाल जो था वैसे रहेगा। ये कौन सा बॉन्ड है? ये यही क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड है। जरा देखो इधर, ये मान लेते हैं कि एक अमीनो एसिड है, इधर की तरफ क्या फ्री है? NH2, फिर एक पेप्टाइड बॉन्ड, फिर एक अमीनो एसिड, फिर एक पेप्टाइड बॉन्ड, फिर एक अमीनो एसिड, फिर एक पेप्टाइड बॉन्ड, फिर एक अमीनो एसिड। लगाते चले जाओ, इधर आप जोड़ते चले जाओ, तो चाहे जितने जोड़ डालो, आखिरी में उधर क्या फ्री होगा? तो उधर क्या फ्री मिलेगा और इधर क्या फ्री मिलेगा? तो इधर की तरफ क्या फ्री मिल जाएगा? COOH। ध्यान से सुनिएगा, ये जो है ये है क्या? फर्स्ट अमीनो एसिड। और ये क्या है बेटा? ये है लास्ट अमीनो एसिड। इसी को कहते हैं बेटा, जो फर्स्ट अमीनो एसिड वाला होता है, इसी को कहते हैं क्या? एन टर्मिनल। क्या कहोगे? एन टर्मिनल अमीनो एसिड। और इसको क्या कहोगे? यहां फ्री में क्या है? COH। इससे क्या कहोगे? C टर्मिनल अमीनो एसिड। इसमें इसी को कहते हैं लेफ्ट एंड, इसी को कहते हैं लेफ्ट एंड। तो इसको क्या कहेंगे? राइट एंड। तो अगर कोई हम प्रोटीन देखें तो ये लॉन्ग चेन ही तो है। क्या है? लॉन्ग चेन। उसके एक किनारे पर हमको एक अमीनो एसिड का क्या फ्री मिलेगा? NH2 फ्री मिलेगा, और सबसे आखिरी किनारे पर अमीनो एसिड का COOH फ्री मिलेगा। इसी नाते इस किनारे को क्या कहोगे? N टर्मिनल, और इस किनारे को क्या कहोगे? C टर्मिनल। तो दो एसर्शन रीजन है यहाँ। प्रोटीन के एक किनारे को C टर्मिनल कहते हैं, ये एसर्शन। क्यों? तो कहोगे वहां क्या फ्री है? COOH फ्री है, और इसको कहते हैं N टर्मिनल, क्योंकि यहां क्या फ्री है? NH2। तो इसको C टर्मिनल क्यों कहते हैं? क्योंकि फ्री है क्या? और इसको N टर्मिनल क्यों कहते हैं? क्योंकि फ्री है क्या? NH2। अब लिखो बेटा,
पेप्टाइड बॉन्ड किसके किसके बीच बना? तो पहले अमीनो एसिड के COOH और अगले अमीनो एसिड के NH2 के बीच बना। इसी नाते पहले वाले का क्या फ्री रह गया? NH2 फ्री रह गया, और आखिरी वाले का क्या फ्री रह गया? COOH फ्री रह गया। तो अगर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाओगे तो डिहाइड्रेशन करोगे कि नहीं? ग्लाइकोसिडिक में करोगे ना, और पेप्टाइड में? पेप्टाइड में भी डिहाइड्रेशन करोगे, याद रखिएगा। वहां बीच में क्या बचा था? O बचा था। यहां बीच में क्या बच गया है? CONH बच गया है। पहले वाले अमीनो एसिड का क्या फ्री रह गया है? इसी नाते पहले वाले अमीनो एसिड के किनारे को N टर्मिनल, और आखिरी वाले का क्या फ्री रह गया है? तो उसका नाम C टर्मिनल। शुरू करें? ये क्लियर है। अब असली खेल इसके बाद है। तो जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो अगर स्ट्रक्चर की बात करें और किसी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टीचर से पूछे तो क्या बताएगा? तो वो फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला उसका बताएगा, CH3OH है ना, ऐसे कुछ बताएगा। अच्छा, अगर किसी ऑर्गेनिक वाले से पूछेंगे तो 2 डायमेंशनल बचा देगा। अगर किसी फिजिक्स वाले से पूछेंगे तो 3D में स्ट्रक्चर बता देगा। लेकिन इसमें एनसीईआरटी में जैसा लिखा है कि किसी बायोलॉजी वाले से पूछेंगे तो स्ट्रक्चर के 4 लेवल बताएगा। तो बायोलॉजी ही पढ़ रहे हैं, तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो कितने हैं? 4 स्ट्रक्चरल लेवल हैं, 4 लेवल हैं। तो 4 लेवल बताओ कौन कौन से हैं? प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। इतना लिखो पहले। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी। एक डायग्राम बनाएंगे, वो आप डायग्राम बना लेंगे और उसी से आपके दिमाग में फ्लो बैठ जाएगा कि जब प्राइमरी स्ट्रक्चर बना था तब क्या था, फिर उससे सेकेंडरी में क्या बदलाव आया, फिर टर्सरी में क्या बदलाव आया। क्वाटरनरी तो स्पेशल चीज ही अलग है, उससे मतलब ही नहीं है। लेकिन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी का आपस में फ्लो क्लियर होना चाहिए।
कि क्या हो गया कि प्राइमरी से सेकेंडरी बन गया, फिर क्या हो गया सेकेंडरी से टर्सरी बन गया। क्वाटरनरी में तो चीज ही अलग है। शुरू करें। ये लिख लिया, होते हम डायग्राम बना रहे हैं, वो डायग्राम आप बना लीजिए और उसके बगल में जो लिख रहा हूं उसे लिख लीजिए।